बायोएनर्जेटिक्स में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, एंड रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल या करप्ट साइकिल भी जिसे कहते हैं, एंड ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कुछ चीज़ें होंगी जो कि जैसे कि डार्क रिएक्शन में C3 प्लांट्स के अलावा C4 प्लांट्स जो हैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा। फोटो रेस्पिरेशन का अमल, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो जो पढ़ना चाहते हैं इनको भी जो है वो देख लीजिएगा, वरना फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी is utilized to produce chemical energy in the form of glucose. ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के अमल में प्लांट्स में, और लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट्स लेते हैं स्टोमेटा के ज़रिए, और वाटर रूट्स के ज़रिए अर्थ से एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन की अगर हम इक्वेशन देखें तो लाइट रिएक्शन में CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O लाइट इस्तेमाल होती है, और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, ये CO2 एयर से, वाटर रूट से, लाइट सनलाइट, ये तीन चीज़ें इस्तेमाल करके प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इस लाइट रिएक्शन को एक्सप्लोर करते हैं डिटेल में कि इस लाइट रिएक्शन में क्या प्रोसेस होता है। लाइट रिएक्शन में दो तरह के फोटो सिस्टम्स हैं। फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 जो है इसमें क्लोरोफिल का 6He वाला मॉलिक्यूल होता है, और फोटो सिस्टम 1 में P700 होता है। ये जो फोटो सिस्टम है इनमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक्साइट होते हैं, हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं, और जब वो मॉलिक्यूल्स दोबारा डी एक्साइट होते हैं तो वो एनर्जी को पैदा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये लाइट रिएक्शन में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP पैदा होगी एंड NADH। एंड प्रोडक्ट्स यानी जो लाइट रिएक्शन के हैं वो होंगे ATP एंड NADH। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 में ये फोटो सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है? ये फोटो सिस्टम प्रेजेंट है थैलाकोइड की सरफेस पर। ये लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में किस जगह? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। अगर आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा हुआ है तो क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें थाइलाकोइड कहा जाता है, और ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके ऊपर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, यानी फोटो सिस्टम भी इन्हीं पर मौजूद होते हैं। और ये जो लाइट रिएक्शन है ये इन थाइलाकोइड की सरफेस पर होता है, जबकि इसमें जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा, और जो डार्क रिएक्शन है वो इस स्ट्रोमा में होता है। तो लाइट रिएक्शन में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड है उनकी सरफेस पर फोटो सिस्टम 2 से ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। सबसे पहले होगी फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस कहते हैं वाटर की ब्रेकडाउन, लाइट की मौजूदगी में। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। वाटर ब्रेक होगा O2 में और H+ में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटो सिस्टम 2 को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये इनसाइड थाइलाकोइड है, यानी जो फोटोलाइसिस का अमल है वो इनसाइड थाइलाकोइड होता है। यहाँ पर स्ट्रोमा मौजूद है
ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफ़र हुए फोटो सिस्टम 2 को, ये फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट होंगे, हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होंगे तो इन्हें बहुत से कैरियर्स जो हैं वो कैरी करेंगे, जैसे कि FeO14, सबसे पहले FeO14, देन QA, QB, उसके अलावा प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्लास्टोसायनिन, देन ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास, जिसमें P700 मौजूद है, यहाँ पर P680 है। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये फिर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट होगा, और अब ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होगा तो पहले ये आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा, फिर ये फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा, और फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज एक एंजाइम है जो कि फिर NAD+ को इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलाकर और H+ को साथ मिलाकर NADH बनेगा। ये है कंप्लीट लाइट रिएक्शन। इसको दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले फोटोलाइसिस का अमल हुआ। फोटोलाइसिस का अमल कहाँ हुआ? इनसाइड थैलाकोइड हुआ। फोटोलाइसिस में होता क्या है? लाइट की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है। किसकी? वाटर की। वाटर की ब्रेक डाउन से ऑक्सीजन पैदा होता है। ये ऑक्सीजन वही है जो कि फोटोसिंथेसिस में पैदा हो रहा होता है, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम 2 को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फोटो सिस्टम 2 में ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल का मालिक्यूल एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते हैं। सबसे पहले FeO14 के पास आते हैं, फिर क्विनॉन ए के पास, क्विनॉन बी के पास, देन प्लास्टोक्विनॉन से ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी मौजूद है, इसमें भी आयरन सल्फर प्रोटीन है, और इसमें साइटोक्रोम 1 भी मौजूद है। तो ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है इससे ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसायनिन के पास जाते हैं। प्लास्टोसायनिन जो है वो भी इनसाइड थैलाकोइड ही प्रेजेंट होता है। प्लास्टोसायनिन से ये फोटो सिस्टम 1 के पास, जो कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 1 से वो इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा एक्साइट होते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो दोबारा डी एक्साइट होकर ये फी आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आते हैं पहले, फिर फेरिडॉक्सिन के पास, और फेरिडॉक्सिन जो है उसमें वहाँ से फिर एक एंजाइम फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज NAD+, H+ और इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर NADH बना देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब डी एक्साइट हो रहे होते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पर डी एक्साइटेशन के वक्त ATP पैदा होता है और लास्ट में NADH पैदा होता है। ये है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, ATP की प्रोडक्शन थ्रू नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। फोटो सिस्टम 1 आएगा इसमें, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, FeO14, क्विनॉन ए, क्विनॉन बी, प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसायनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास, वहाँ से फिर एक्साइट होगा आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज फिर NAD+, H+ और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर NADH बना देगा। ये है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ATP की प्रोडक्शन, और नॉन साइक्लिक वे में ATP की प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर ATP की कमी हो प्लांट्स को तो वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी कर सकते हैं। और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है उसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास है, ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से वापस आ जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फिर प्लास्टोसायनिन से फोटो सिस्टम से फिर एक्साइट होगा आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर फेरिडॉक्सिन से फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होगी, और इस सारे प्रोसेस में क्या होगा? ATP की प्रोडक्शन होगी, तो ज़्यादा ATP पैदा होंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। यानी यहाँ पर जो है वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा फेरिडॉक्सिन से, जब इलेक्ट्रॉन वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ जाएगा। तो ये था लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। वो जो ATP और NADH पैदा हुए हैं लाइट रिएक्शन में, उनको इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और उससे ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है। और इस
डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कैल्विन साइकिल को अगर हम देखें तो ये C3 प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं C3 प्लांट्स, उनमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, C4 प्लांट्स में भी डिफरेंट होती है, कैम प्लांट्स जो हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इन तीनों में ये जो डार्क रिएक्शन है ये स्लाइटली डिफरेंट है। इनमें हम C3 और C4 को देखेंगे, कैम प्लांट्स को जो है वो मैं नहीं बताऊँगा। इसके अलावा एक और चीज़ जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, यानी नॉर्मली तो प्लांट्स जो हैं वो डार्क रिएक्शन शो करते हैं जब CO2 हो, लेकिन अगर CO2 ना हो तो फिर प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन की तरफ जाते हैं। या फिर CO2 तो हो लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से CO2 जो है वो रूबिस्को के साथ बाइंड ना कर सकते, तो तब जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। इसको भी देखेंगे। C3 प्लांट्स में पहले डार्क रिएक्शन, C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है सबसे पहले किससे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट, 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज का मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कि राइबोलोज जो है वो एक कीटो शुगर है, मोनोसेक्राइड है, 5 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन वाला है और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 6 5 30, टोटल 30 कार्बन मौजूद हैं इस स्टेप में। ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट मिलता है 6 CO2 के साथ, 6 CO2 ऐड होते हैं और कौन कैटालाइज करवा रहा होता है, रूबिस्को। रूबिस्को एक प्रोटीन है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है और ये जो है इसको कैटालाइज करवाता है और इसे कन्वर्ट कर देता है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA में, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। और ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है ये 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है और 3 कार्बन वाला है, ये 12 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो 12 3 36 कार्बन। 30 कार्बन यहाँ से राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, 6 कार्बन CO2 से, 30 + 6 36 और इन्होंने मिलकर बनाए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। हर PGA जो है वो 3 कार्बन वाला है, तो 12 3 36 कार्बन, 36 कार्बन बन गए। ये जो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA ये कन्वर्ट होंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में या 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। यानी इनमें क्या हुआ है कि फॉस्फेट ग्रुप पहले एक था जो कि तीसरे कार्बन पर था, अब जो है वो 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए, एक पहली पोजीशन पर और एक थर्ड पोजीशन पर। फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड हुए हैं, हर PGA के मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। टोटल 12 PGA के मॉलिक्यूल थे, उसमें 12 फॉस्फेट ऐड होंगे। और फॉस्फेट कैसे ऐड होते हैं, ATP के ज़रिए। तो 12 ATP इस्तेमाल हुए और 12 ADP फॉर्म हुए इस स्टेप में और बन गए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट है इसके 12 मॉलिक्यूल्स ये कन्वर्ट होंगे किस में, ये कन्वर्ट होंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P में, G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 12 मॉलिक्यूल्स में। और इस स्टेप में 12 NADH इस्तेमाल होंगे और उससे बनेगा 12 NAD+, यानी वही ATP और NADH जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे वो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 12 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से जब 12 G3P बनेंगे तो 12 NADH कन्वर्ट होंगे 12 NAD+ में। 12 NADH यहाँ पर इस्तेमाल हुए, यहाँ पर 12 ATP इस्तेमाल हुए थे। इन्हें याद रखना है क्योंकि नेट जो कंजप्शन है ATP और NADH की वो हम देखेंगे MCQs के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जो है 12 मॉलिक्यूल्स बन गए। इन ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। 2 G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला था, ये भी 3 कार्बन वाला था। अभी तक 36 कार्बन ही चल रहे हैं, यहाँ पर 12 3 36, यहाँ पर भी 12 3 36 और यहाँ पर भी 12 3 36। उसमें से 2 G3P निकल गए 3 कार्बन वाले, तो एक G3P में 3 कार्बन है, 2 निकल गए तो 6 कार्बन। और 6 कार्बन जो हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ से जो है अगर आप ग्लाइकोलाइसिस में जब आप देखेंगे तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से आगे जाकर G3P बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। यहाँ पर उसका रिवर्स होगा, G3P से बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा ग्लूकोज। तो ये जो G3P के 2 मॉलिक्यूल्स निकले हैं, ये G3P के 2 मॉलिक्यूल्स
अल्टीमेटली ग्लूकोज को बनाएंगे, जो कि डार्क रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट है। तो ग्लूकोज बनता है, CO2 जो ऐड हुआ था वो फिक्स हो गया, ठीक है। ये जो G3P है, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स जब निकल गए तो बाकी रह गए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, और G3P 3 कार्बन वाला है, तो 10 3 था 30, यानी इस स्टेज में अब 30 कार्बन मौजूद है। ये जो 30 कार्बन है ये कन्वर्ट होंगे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज फास्फेट में, यानी राइबोलोज फास्फेट बनेगा। राइबोलोज आपको पता है 5 कार्बन वाला है, सॉरी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज फास्फेट में। राइबोलोज 5 कार्बन वाला है और 5 6 था 30, तो ये जो 30 कार्बन थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे 10 G3P के मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होकर बना देंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज फास्फेट, जो कि राइबोलोज फास्फेट 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो 5 6 था 30, देन 5 कार्बन वाले ये जो राइबोलोज फास्फेट है इसमें फिर ATP ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,5 राइबोलोज बेस फास्फेट में। यानी सिर्फ हुआ क्या है कि ATP ऐड हुआ है, और कितने ATP ऐड होंगे, 6 राइबोलोज फास्फेट थे तो 6 ATP ऐड होंगे, हर एक राइबोलोज फास्फेट में एक ATP ऐड होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,5 राइबोलोज बेस फास्फेट। तो राइबोलोज बेस फास्फेट जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो गया। तो ये थी साइकिल C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन की, यानी कैल्विन साइकिल भी जिसे कहते हैं, और इसमें प्रोड्यूस क्या हुआ है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो गई। अगर हम देखें टोटल ATP कितने पैदा हुए हैं और कितने इस्तेमाल हुए, 12 ATP यहाँ पर इस्तेमाल हुए थे, 6 ATP यहाँ पर इस्तेमाल हुए। तो जो ATP कंज्यूम्ड है, ATP कंज्यूम्ड है 18 ATP एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP इस्तेमाल हुए। और NADH कितने इस्तेमाल हुए हैं, NADH इस्तेमाल हुए हैं 12 NADH पर ग्लूकोज। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 12 NADH इस्तेमाल हुए हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है। ये थी कैल्विन साइकिल। इसको दोबारा से एक बार जो है वो रिवाइंड करते हैं। साइकिल स्टार्ट होगी राइबोलोज बिस फास्फेट से, 1,5 राइबोलोज बिस फास्फेट से। राइबोलोज 5 कार्बन वाला एक मोनोसेक्राइड है, और ये राइबोलोज बिस फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेंगे इस साइकिल में। तो 6 5 था 30, यानी 30 कार्बन इस स्टेज पर, उनके साथ 6 CO2 मिले, 6 कार्बन और आ गए, तो 36 कार्बन हो गए। ये बन गया PGA, 3 PGA में कन्वर्ट हो गए, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बने। हर PGA जो है वो 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, और 12 मॉलिक्यूल्स बने, तो 12 3 था 36, ये 30 ये 6 तो बन के 36। ये 3 PGA फिर कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में, और चूँकि ATP ऐड हुआ है, 12 PGA थे उनमें 12 ATP ऐड होंगे, तो बन जाएगा 12 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, तो 12 ATP इस्तेमाल हुए। फिर ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा G3P में, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P में। ये भी 3 कार्बन है, G3P भी 3 कार्बन ही है। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P बने। इन 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P में से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P जो है लीव कर जाएंगे साइकिल को, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P का मतलब है एक G3P 3 कार्बन वाला है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल हो गए 6 कार्बन। और यहाँ से अब जो है ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स होगा। ये जो 2 G3P हैं ये बनाएंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फिर ग्लूकोज में। और यहाँ पर जब 2 मॉलिक्यूल्स G3P के लीव कर गए तो बाकी रह गए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, और G3P 3 कार्बन वाला है, उसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 3 था 30 कार्बन जो है वो रह गए। अब ये कन्वर्ट होगा किस में, रीअरेंज होगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज फास्फेट में। राइबोलोज 5 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, तो 5 6 था 30, यहाँ पर भी जो कार्बन है वो 30 कार्बन है। इसके अंदर ऐड होंगे ATP, फास्फेट ग्रुप ऐड होंगे ATP के थ्रू। 6 राइबोलोज फास्फेट थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 1,5 राइबोलोज बिस फास्फेट में, और 6 ATP इस्तेमाल होंगे। टोटल ATP जो इस्तेमाल हुए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए वो है 18 ATP, और टोटल NADH जो इस्तेमाल हुए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए वो भी है 12, वो है 12 NADH। कहीं पर ये साइकिल 2 दफ़ा जो है वो रिपीट करवाई जाती है, लेकिन इसको मैंने जो है वो एक ही जो है स्टेप में सारी साइकिल एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप जो है वो 2 स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर भी 3 ऐड होंगे, और यहाँ पर 6 PGA बनेंगे, तो एक G3P जो है वो फॉर्म होगा। दोबारा साइकिल चलेगी तो एक और G3P फॉर्म होगा, फिर 2 G3P मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे। लेकिन ये एक ही स्टेप में, एक ही बार में जो है वो मैंने कंप्लीट साइकिल बता दी है डार्क रिएक्शन की इन C3 प्लांट्स में। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा जो कि फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक हो गया।
उसके बाद अगर पूछा जाए कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने ATP इस्तेमाल होंगे, फॉर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हाउ मैनी ATP एंड NADH आर रिक्वायर्ड, कितने ATP और NADH रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने देखा था एक ग्लूकोज को बनाने के लिए और 1 ग्लूकोज 18 ATP इस्तेमाल हुए थे, और 10 ग्लूकोज होंगे अगर तो 180 ATP इस्तेमाल होंगे। इसी तरह एक ग्लूकोज को बनाने के लिए और 1 ग्लूकोज जो NADH इस्तेमाल हुए थे वो 12 NADH थे, और अगर हमारे पास 10 ग्लूकोज बनाने हैं हमने तो 120 NADH इस्तेमाल होंगे। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज C4 प्लांट्स। C4 प्लांट जो है उनमें एक एक्स्ट्रा साइकिल जो है वो चलती है, और वो साइकिल क्या है कि जो PEP है CO2 इसमें ऐड होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है, इनोल ग्रुप है, ये है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अल्कीन भी है और अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी था जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो गया। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट इसमें CO2 ऐड होगा, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में CO2 प्लस H2O जब ऐड होगा तो ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना है, क्योंकि ये ऑक्सैलो एसीटेट ही जो है, अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस देखेंगे तो कई दफ़ा ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर PEP बनता है, और PEP जो है वो फिर ग्लूकोज को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो C4 प्लांट्स में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में CO2 और H2O ऐड होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। अब इसके अंदर एक CO2 ऐड हुआ, और CO2 जब भी ऐड होगा तो इसका मतलब है कि COOH कार्बोक्साइल ग्रुप ऐड होगा। तो यहाँ पर ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इसके स्ट्रक्चर में इजाफा ये होगा कि एक कार्बोक्साइल ग्रुप आ जाएगा। ये ऑक्सैलो एसीटेट का स्ट्रक्चर है। CO2 ऐड हुए तो कार्बोक्साइल ग्रुप का इजाफा हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और यहाँ पर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो एंजाइम का नाम होगा डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पर जो एंजाइम है वो है डीकार्बोक्सिलेज। ऑक्सैलो एसीटेट फिर कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है मैलेट में। इसकी होती है रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर NADH इस्तेमाल होगा और उससे NAD प्लस बनेगा। तो NADH इस्तेमाल हुआ, और NADH जहाँ पर इस्तेमाल होगा वहाँ पर एंजाइम का नाम याद रखना है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज। कुछ एंजाइम्स को याद रखने का जो तरीका है वो मैं अभी बताऊंगा कि कौन से प्रोसेस में कौन सा एंजाइम जो है वो हिस्सा ले रहा होता है। लेकिन NADH जहाँ पर भी इन्वॉल्व होगा वहाँ पर एंजाइम का नाम होगा डीहाइड्रोजिनेज। तो ये NADH जो है इस से NAD प्लस बनेगा, ये ऑक्सैलो एसीटेट जो ये रिड्यूस होगा, और ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा मैलेट में। और मैलेट का स्ट्रक्चर ये है। ये है मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट से बनेगा मैलेट। क्या हुआ है, ये जो C डबल बॉन्ड O था इसकी रिडक्शन हुई और ये कन्वर्ट हो गया CHOH में। ठीक है, मैलेट से फिर बनेगा पायरोवेट, पायरोविक एसिड, और इस स्टेप में CO2 रिमूव होगी, और ये वाली CO2 अब जाएगी किसमें, C3 साइकिल में, यानी ये वाली CO2 जाकर मिलेगी राइबोलोज बिसफॉस्फेट से, 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट से, और मिलकर बनाएगी PGA। तो ये मैलेट से क्या बना, पायरोवेट, और इसमें CO2 रिमूव हो गया, साथ में H2O भी रिमूव होता है। यहाँ से CO2 रिमूव होगा तो ये वाला ग्रुप जो है वो ख़त्म हो गया। H2O रिमूव होगा तो यहाँ पर जो COHH है ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, तो पायरोवेट बन जाएगा। पायरोवेट का स्ट्रक्चर ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH, ये पायरोवेट है।
एक ग्रुप रिमूव हो गया, ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हुआ, और वाटर के रिमूव होने का मतलब है कि ये जो H हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे, तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो पायरुवेट बन गया। ये पायरुवेट अब कन्वर्ट होगा किस में, दोबारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से दोबारा ये साइकिल चलेगी। तो C4 प्लांट्स में ये वाली एक एक्स्ट्रा साइकिल जो है वो चलती है। उसके बाद CO2 जो पैदा होता है वो एंटर होता है C3 वाली साइकिल, C3 वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसको C4 प्लांट्स को दोबारा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, वाटर ऐड हुआ, एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज है, उससे बना ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो फिर कन्वर्ट होगा मैलेट में, इसकी रिडक्शन होगी, NaDH इस्तेमाल होगा और ये रिड्यूस होकर मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलेट फिर कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और इसमें से CO2 और H2O निकल जाएंगे, और ये जो CO2 निकला है ये फिर जाएगा और 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट से मिलेगा, जो कि C3 साइकिल में भी हमने पीछे देखा था, और PGA बनाएगा। और ये जो पायरुवेट है ये फिर दोबारा कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो ये C4 प्लांट्स में है। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन, वो प्लांट्स जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में रह रहे होते हैं, उनमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ CO2। जब टेम्परेचर हाई हो, हाई टेम्परेचर पर जो रुबिस्को था वो जो डार्क रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा था, रुबिस्को वो बाइंड करता है, बाइंड्स विद O2 इंस्टेड ऑफ CO2। हाई टेम्परेचर पर रुबिस्को O2 से बाइंड करता है CO2 से बाइंड करने के बजाय, तो उसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन का अमल होता है। और ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट, वो जो C3 साइकिल में भी था उसी से ये स्टार्ट होगी, लेकिन उसके साथ जुड़ रहा था CO2, यहाँ पर ऐड होगा O2। रुबिस्को ही इसको कैटालाइज करवाएगा, ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा, और ये O2 के ऐड होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट में प्लस फॉस्फोग्लाइसरेट में। दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लाइसरेट। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलेट में। ये ग्लाइकोलेट फिर एंटर होगा परऑक्सीसोम में, और ये वहाँ पर जाकर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट में, ग्लाइऑक्सिलेट में। कहाँ पर? परऑक्सीसोम। ये हो रहा है परऑक्सीसोम में। आपने पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कि जो परऑक्सीसोम्स होते हैं उनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है। तो ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये एंटर होगा परऑक्सीसोम्स में, और ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो फिर कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में, अमाइनो एसिड में। ग्लाइसिन कन्वर्ट होगा सीरीन में, और ये कहाँ पर होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी ग्लाइसिन जो है वो परऑक्सीसोम से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, और वहाँ पर जाकर वो सीरीन में कन्वर्ट होगा। सीरीन फिर कन्वर्ट होगा दोबारा किसमें? ग्लाइसरेट में। सीरीन कन्वर्ट होगा ग्लाइसरेट में, ग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लाइसरेट में। और ये जो फॉस्फोग्लाइसरेट है ये अब वो जो डार्क रिएक्शन में बन रहा था राइबोलोज बिसफॉस्फेट से फॉस्फोग्लाइसरेट, यहाँ से दोबारा C3 साइकिल स्टार्ट हो गई। तो ये है फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि CO2 ऐड नहीं हुआ राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, O2 ऐड हुए, तो पहले उसे जो है उसने क्या बनाया? फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट से वो बना ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट से वो बना ग्लाइऑक्सिलेट, ये परऑक्सीसोम में है रिएक्शन। और उसके बाद जो है ग्लाइऑक्सिलेट से बना ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से बना सीरीन, सीरीन ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो रहा है, सीरीन से बना ग्लाइसरेट, ग्लाइसरेट से बना फॉस्फोग्लाइसरेट, ये दोबारा आ गया किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। और अब ये जो फॉस्फोग्लाइसरेट है इससे स्टार्ट होगी वही C3 साइकिल जो कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट से बनता था PGA, लेकिन CO2 के ऐड होने पर यहाँ पर CO2 नहीं था तो O2 से ये सारा प्रोसेस करना पड़ा और फिर जाकर PGA बना। तो ये PGA ये एंटर होंगे किसमें? C3 वाली साइकिल में। तो ये है फोटो रेस्पिरेशन। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक अमल है जिसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और H2O में। वही वाला रिएक्शन
जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था उसी का ही रिवर्स होगा। C6H12O6 + 6O2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा 6O2 और 6H2O, ये कन्वर्ट हो जाएगा 12CO2 + 6H2O में। और इस प्रोसेस में क्या पैदा होंगी? ATP इज़ प्रोड्यूस्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज़ प्रोड्यूस्ड। जो रेस्पिरेशन है ये 3 स्टेप्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है सेल के, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। सर रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकती है, पहले इसको देख लें। एरोबिक एंड एनारोबिक, इसका आपको पता ही है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो अगर तो वो एरोबिक है, विदाउट ऑक्सीजन हो तो वो एनारोबिक है। और इन दोनों में कॉमन स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। बट एरोबिक में एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है CO2 एंड H2O, जबकि एनारोबिक में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो एरोबिक और एनारोबिक, इस एनारोबिक को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में होती है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूट जाना, किसमें? इनटू पायरोवेट या पायरोविक एसिड, ग्लूकोज का पायरोविक एसिड में ब्रेक हो जाना। इसके तमाम स्टेप्स जो है वो देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको एंजाइम्स को याद रखने का तरीका बता दूं। हर स्टेप में जो एंजाइम आ रहा होगा, जहाँ पर भी ATP इन्वॉल्व होगा वहाँ पर एंजाइम होगा काइनेज, और काइनेज एंजाइम मोस्टली Mg2+ आइन को इस्तेमाल करता है। जहाँ पर NADH इस्तेमाल होगा, इन्वॉल्व होगा, वो एंजाइम जो होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। आपने सिर्फ करना ये है कि उस रिएक्शन में देखना है कि कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है और उसका सबस्ट्रेट क्या है, तो उससे जो है वो आपने एंजाइम का नाम खुद बना लेना। ATP इन्वॉल्व होगा तो काइनेज, NADH इस्तेमाल होगा तो डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह CO2 ऐड होगा कर तो कार्बोक्सिलेज, और CO2 रिमूव होगा कर तो डीकार्बोक्सिलेज। तो ये एंजाइम्स जो हैं वो अभी साइकिल में आएंगे और इनको हम देखेंगे। इसी तरह जहाँ पर आइसोमर्स बन रहे हैं वहाँ पर एंजाइम होगा आइसोमेरेज। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और क्या हुआ यहाँ पर? ATP ऐड हुआ है तो ATP इस्तेमाल होगा। ATP इस्तेमाल हो रहा है तो एंजाइम का नाम क्या होगा? काइनेज। और चूँकि 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है तो ये है हेक्सोकाइनेज। तो जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो है हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हुए। और इस एंजाइम को Mg2+ आइन रिक्वायर होता है। इसी तरह का एक और एंजाइम भी है ग्लूकोकाइनेज, जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है। ये लीवर में होता है और ये क्या करता है? इट रिमूव्स ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड से ग्लूकोज को निकाल कर उसको जो है वो लीवर में लेकर आता है, ग्लूकोकाइनेज। अच्छा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के क्या थे? आइसोमर्स। ये मैंने आपको जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बताया। क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स है तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? एक तो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ तो फॉस्फो का वर्ड आएगा, और 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, आइसोमेरिज्म हुई है। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, यानी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है,
फ्रुक्टोज में एक और फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। पहले 6 पोजीशन पर फास्फेट था, अब 1 पोजीशन पर भी है और 6 पोजीशन पर भी। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो होगा ATP, और ATP इस्तेमाल हो रहा है तो एंजाइम का नाम काइनेज होगा, तो इसे कहेंगे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सबस्ट्रेट फॉस्फोफ्रुक्टोज था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा, दो तरह की मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा। एक प्रोड्यूस होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट यानी DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और एक प्रोड्यूस होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। और ये जो रिएक्शन है इसे कैटालाइज कौन करवाएगा, यहाँ पर एंजाइम होगा एल्डोलेस, एल्डोलेस। आर्सेनाइड यानी आर्सेनाइड जो जहर है वो इस स्टेप को ब्लॉक कर देते हैं, इस स्टेप को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं चल पाती। तो आर्सेनाइड जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से ब्रेक डाउन इनटू DHAP एंड G3P, इसको ब्लॉक करता है। G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो है एल्डोलेस। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये कन्वर्ट होगा दोबारा, ये भी G3P में ही कन्वर्ट होगा। और आपको मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बताया था G3P यानी ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो ये G3P में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो फास्फो, क्योंकि इनके साथ फास्फेट ग्रुप ऐड है और ये 3 कार्बन वाले हैं, तो फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज, फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। G3P फिर कन्वर्ट होगा किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में। अगर आपको याद हो तो मैंने डार्क रिएक्शन में बताया था कि G3P से रिवर्स होकर ग्लूकोज बनता है। वो जो G3P डार्क रिएक्शन में बना था वो इसी साइकिल से रिवर्स होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर G3P जो है वो कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में। क्या हुआ है, ऐड फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुआ है। दूसरी चीज़ क्या हुई होगी, यहाँ पर हुआ NAD+ से बना है NADH, NADH की फॉर्मेशन हुई। और कितने NADH प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर 2 G3P है। क्यों, क्योंकि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन था ये भी G3P में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये दो मॉलिक्यूल्स जो है वो दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के, और 2 NADH प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, NADH जब भी इन्वॉल्व होगा तो डिहाइड्रोजिनेस, तो G3P डिहाइड्रोजिनेस ये एंजाइम इन्वॉल्व होगा। जहाँ पर जो है CO2 भी ऐड हो रहा हो और NADH भी बन रहा हो, तो वहाँ पर भी आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को ही देनी है। तो ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट है ये बन गया, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट फिर कन्वर्ट होगा किस में, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। क्या हुआ है, यहाँ पर जो फास्फोरस था वो पहले 2 पोजीशन पर था, अब सिर्फ 1 पोजीशन पर है, यानी फास्फोरस रिमूव हो गया। फास्फोरस रिमूव हुआ है तो इसका मतलब है ADP से ATP बना होगा। और ये चूँकि 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 ATP फॉर्म होंगे। तो इस स्टेप में ATP इन्वॉल्व है, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। क्योंकि ग्लाइसरेट मॉलिक्यूल था तो फॉस्फोग्लाइसरेट और ATP इन्वॉल्व है तो काइनेस, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। ये जो 3PG बना है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर ये कन्वर्ट होगा 2PG में, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में। हुआ क्या कि जो फास्फोरस पहले 3rd पोजीशन पर था वो 2nd पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ म्यूटेशन हुई है, तो यहाँ पर म्यूटेशन हुई है तो एंजाइम इन्वॉल्व है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। ये एंजाइम इन्वॉल्व है 3PG को 2PG में कन्वर्ट करने में, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। 2PG जो है ये फिर कन्वर्ट होगा किस में, 2PG कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो होगा इनोलेस, इनोल ग्रुप बन रहा है तो एंजाइम जो इन्वॉल्व है वो है इनोलेस। और इस स्टेप पर फ्लोराइड ब्लॉक करता है ग्लाइकोलाइसिस को, फ्लोराइड इस स्टेप पर ग्लाइकोलाइसिस को रोक देता है। ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट फिर कन्वर्ट होता है पायरोवेट में,
यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद था फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, लेकिन पायरुवेट में कोई फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया था, CH2 डबल बॉन्ड COP COOH, ये है फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP। इसमें ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये रिमूव हो गया और ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, और पायरुवेट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया। इसका मतलब है फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तो ADP से ATP बना होगा, ADP से ATP फॉर्म हुआ होगा, और यहाँ पर चूँकि ATP इन्वॉल्व है तो यहाँ पर एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम होगा। तो ये पायरुवेट की फॉर्मेशन हो गई, ग्लूकोज से पायरुवेट की फॉर्मेशन हो गई। इसके तमाम स्टेप्स को दोबारा देखते हैं एक बार। सबसे पहले ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, ATP इस्तेमाल हुआ, एक ATP यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था और ATP इन्वॉल्व था तो काइनेज, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, आइसोमेरिज्म हुई है तो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में, यहाँ पर भी क्या हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो ATP इस्तेमाल होगा, दूसरा ATP इस्तेमाल हो गया, और एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट फिर टूट जाता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और जो एंजाइम यहाँ पर होता है वो है एल्डोलेज, और इस स्टेप को ब्लॉक ऑन करता है आर्सेनाइट जो एक पॉइजन है। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है G3P में, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और चूँकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज, और G3P के 2 मालिक्यूल्स अब मौजूद हैं, और आगे वाली साइकिल जो है उसमें सब कुछ डबल होगा, 2 मालिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो G3P जो है इसे बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, इसमें क्या था, एक फॉस्फेट था, इसमें 2 फॉस्फेट हो गए, यानी फॉस्फेट ऐड हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड होगा, और NAD+ से NADH बनेगा। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, चूँकि NADH इन्वॉल्व है तो G3P सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट फिर कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है, यहाँ पर 2 फॉस्फेट थे, यहाँ पर 1 फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है तो क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है तो ADP से ATP बनेंगे, और यहाँ पर 2 ATP बनेंगे क्योंकि 2 मालिक्यूल्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो 2 ATP बनेंगे, 2 ATP यहाँ पर बन गए, और जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। ये जो 3PG है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, ये फिर म्यूटेशन के जरिए 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा, और एंजाइम इन्वॉल्व होगा फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, और 2 फॉस्फोग्लाइसरेट फिर कन्वर्ट होगा PEP में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और ये जो एंजाइम इसे कैटलाइज कराएगा वो इनोलेज होगा, इस स्टेप को ब्लॉक करता है फ्लोराइड, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है फिर पायरुवेट में, और यहाँ पर भी फॉस्फोइनोल पायरुवेट से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है तो ATP बनेगा, और 2 ATP यहाँ पर बनेंगे, 2 ATP यहाँ पर बने, 4 ATP बन रहे हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक हो गया। तो अगर हम टोटल ATP जो बने हैं उन्हें देखें तो 2 ATP यहाँ पर, 2 ATP यहाँ पर, 4 ATP बन गए। जो इस्तेमाल हुए थे वो ATP कितने थे, एक ATP यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, एक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, तो 4 बने, उसमें से 2 इस्तेमाल हो गए तो बाकी रह गए 2 ATP। अगर हम देखें तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें जो ATP की फॉर्मेशन होती है वो होती है 2 ATP, लेकिन अगर हम नेट ATP की प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पर 2 NADH भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक NADH जो है उससे 3 ATP पैदा होते हैं, एक NADH से 3 ATP पैदा होते हैं, तो 2 NADH से अगर NADH 2 होंगे तो उससे 2 × 3 6 ATP पैदा होंगे, और 6 ATP यहाँ से पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये पैदा कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर पैदा होंगे। 6 ATP यहाँ से पैदा हो रहे हैं, 2 ATP यहाँ से पैदा हो रहे हैं, तो 6 + 2 8 ATP, नेट ATP की जो प्रोडक्शन है वो ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो क्रब्स साइकिल, ये जो पायरुवेट बना है इसकी आगे 3 तरह की फेट्स हो सकती हैं। ये किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये पायरुवेट एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये पायरुवेट एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट होगा
इथाइल अल्कोहल में एंड लैक्टिक एसिड में। तो पहले हम देखते हैं कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें क्या बनता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुवेट से बनता है एसिटल्डिहाइड। पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O H C H3 C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और CH3, ये है एसिटल्डिहाइड। तो पायरुवेट से अगर हम देखें इसका और पायरुवेट का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद था और इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद नहीं है। और कार्बोक्साइल ग्रुप जहाँ पर भी गायब होगा इसका मतलब है CO2 पैदा हुई है। तो इस स्टेप में CO2 पैदा हुई है। पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड के बनने में CO2 पैदा हुई है। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। एसिटल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। ये इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुई है। ये जो ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया OH में। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो CH3CH2OH बन गया। रिडक्शन हुई है तो NADH इस्तेमाल हुआ होगा, NAD+ बना होगा। और यहाँ पर चूँकि NADH इन्वॉल्व है तो एंजाइम का नाम होगा एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एक तो ये है पायरुवेट से आगे स्टेप्स। पायरुवेट से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहले एसिटल्डिहाइड बनता है और वो उस वक्त बनता है जब CO2 रिमूव हो, और चूँकि CO2 रिमूव हो रहा है तो एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। उससे फिर एसिटल्डिहाइड से आगे बनता है इथाइल अल्कोहल और इसमें जो एसिटल्डिहाइड का एल्डिहाइड ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप, उसकी रिडक्शन हुई है तो NADH इस्तेमाल होगा और उसकी रिडक्शन होगी और चूँकि NADH इस्तेमाल हो रहा है तो एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज। तो एक ये हो गया स्टेप। दूसरा है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड भी बनता है पायरुवेट से, बन सकता है। और लैक्टिक एसिड का फार्मूला ये होता है CH3CHOH COOH। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। इसमें भी क्या चेंज है? जो पायरुवेट है उसका जो फॉर्माइल ग्रुप था, बल्कि पायरुवेट का जो कीटोनिक ग्रुप था उसकी रिडक्शन हुई है। पायरुवेट में CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप था, इसकी हुई है रिडक्शन और ये कन्वर्ट हुआ है इसमें। तो चूँकि रिडक्शन हुई है तो इस स्टेप में भी क्या हुआ होगा? NADH इस्तेमाल हुआ होगा और NAD+ बना होगा। NADH इस्तेमाल होकर NAD+ बना होगा। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज क्योंकि NADH इन्वॉल्व है। तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बनते हुए जो पायरुवेट में जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसकी रिडक्शन हो जाती है, NADH इस्तेमाल होता है और एंजाइम का नाम होता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तीसरी जो फेट है ये दोनों थी एनारोबिक केस में, और ये एरोबिक केस में जो फेट है वो इसकी होती है एसिटाइल CoA का बनना। एसिटाइल CoA बनता है और ये कैसे बनता है? एसिटाइल CoA का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CoA। पायरुवेट में एसिटाइल पायरुवेट में कोई एंजाइम A ऐड होगा तो एसिटाइल CoA बन जाएगा। यानी ये जो पायरुवेट है इसमें ये पायरुवेट है और इस पायरुवेट में कोएंजाइम A ऐड होगा और अगर हम देखें तो इसमें COOH निकल रहा है। COOH निकल रहा है तो इसका मतलब है CO2 रिमूव हो रहा है और इसी स्टेप में NAD+ NADH में भी कन्वर्ट होगा, यानी NADH बनेगा। तो इस स्टेप के अंदर NADH इन्वॉल्व है तो एंजाइम का नाम जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्योंकि NADH इन्वॉल्व है। तो ये तीन तरह की जो है वो फेट्स हो सकती हैं पायरुवेट की। एसिटाइल CoA के बनने में कोएंजाइम A ऐड होगा, CO2 निकलेगा, NAD+ NADH बनेगा और एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज। अब हम ये एसिटाइल CoA, ये सारा प्रोसेस हुआ है साइटोप्लाज्म में और एसिटाइल CoA जो है ये एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर क्रेब्स साइकिल
चलेगी। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले होता है ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट मिलता है एसिटाइल CoA के साथ, वो जो बना था पायरुवेट से, उसके साथ ये मिलता है और ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट में। ये ऑक्सैलो एसीटेट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो पीछे मैंने बनाकर दिखाया था आपको, COOH CH2 C डबल बॉन्ड O COOH, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक है और इससे बनता है सिट्रेट। सिट्रेट है ट्राइकार्बोक्सिलिक, इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं और इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होने की वजह से इस साइकिल को TCA भी कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? जो एसिटाइल CoA था उसका एक तो CoA रिमूव हुआ है, कोएंजाइम A जो है वो रिमूव हुआ है, क्योंकि अब हमें आगे कोएंजाइम A नज़र नहीं आ रहा, तो कोएंजाइम A रिमूव हुआ है। यहाँ पर हम कोएंजाइम A के रिमूव होने की वजह से कह सकते हैं कि थायो ईस्टर काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व है। लेकिन इस एंजाइम को याद रखने के बजाय आप ये याद रखें कि सिट्रेट फॉर्म हो रहा है, तो सिट्रेट फॉर्म हो रहा है तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है। इस स्टेप में जो एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेज, यानी सिट्रेट को बनाने वाला एंजाइम। और ये जो सिट्रेट है इससे आगे बनेगा आइसोसिट्रेट, और इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा एकोनिटेज, एकोनिटेज। अब इस साइकिल में ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इसको एक पॉइज़न जो है वो इसे बाइंड करता है, उस पॉइज़न का नाम है फ्लोरो एसीटेट। फ्लोरो एसीटेट ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर बनाते हैं फ्लोरोसिट्रेट, और ये फ्लोरोसिट्रेट जो है ये इनहिबिट कर देता है किसको? एकोनिटेज को, यानी इस वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आगे साइकिल नहीं चल पाती। तो फ्लोरोएसीटेट इज़ अ पॉइज़न जो कि क्रेब्स साइकिल को रोक देता है। ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें असल में हो क्या रहा है कि जो एसिटाइल CoA है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल मोइटी, जो एसिटाइल ग्रुप है एसिटाइल CoA का वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। क्रेब साइकिल में एसिटाइल CoA की जो एसिटाइल ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और कोएंजाइम रिड्यूस होते हैं। यही कोएंजाइम फिर विच आर रीऑक्सीडाइज्ड इन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कोएंजाइम है ये दोबारा से रीऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो क्रेब साइकिल में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलो सक्सिनेट, आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलो सक्सिनेट, और इस स्टेप में NAD+ से NADH फॉर्म होते हैं। चूँकि NADH बन रहा है तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ऑक्सैलो सक्सिनेट से फिर CO2 रिमूव होता है और ये कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में CO2 रिमूव हो गया। CO2 रिमूव हो रहा है तो एंजाइम का नाम होगा ऑक्सैलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज, ऑक्सैलो सक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम इस्तेमाल होगा इसमें। और उसके बाद अगले स्टेप में अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल CoA में, सक्सिनाइल CoA में। इसका मतलब है कोएंजाइम A ऐड हुआ है, तो इस स्टेप में कोएंजाइम A ऐड हुआ है, और इसके अलावा इस स्टेप में भी NAD+ से NADH बनेगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वो एंजाइम है जो कि अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को सक्सिनाल CoA में कन्वर्ट करेगा और सक्सिनाल CoA फिर कन्वर्ट होगा इसमें सक्सिनेट में। सक्सिनाल CoA से बनेगा सक्सिनेट और यहाँ पर GDP कन्वर्ट होगा GTP में और ये GTP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में और ये GTP कन्वर्ट करेगा ADP को ATP में, यानी ATP की फॉर्मेशन होगी। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो क्रैब साइकिल में होती है वो इस स्टेप में होती है सक्सिनाल CoA से सक्सिनेट के बनने के प्रोसेस में। और यहाँ पर जो एंजाइम ये जो GTP बने, ये GTP एक और काम भी करता है जो कि मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में बताऊँगा। ये GTP क्या जो है उसमें रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि ATP की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको हम और CoA ग्रुप रिमूव भी हो रहा है इसमें। CoA कोएंजाइम A ग्रुप जो है वो रिमूव भी हो रहा है तो इस एंजाइम को कह सकते हैं थायोकाइनेज। थायोकाइनेज ये जो कोएंजाइम में SH सल्फ़र ग्रुप होता है इसके लिए थायो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो थायो और ATP बन रहा है तो थायोकाइनेज, एंजाइम थायोकाइनेज हो सकता है या फिर इसको एक और नाम भी दिया जाता है वो है सक्सिनेट सिंथेज। इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो सक्सिनेट सिंथेज है जो एंजाइम सक्सिनेट को फॉर्म कर रहा है। अच्छा, सक्सिनेट से बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम पड़ गई है जगह तो थोड़ा सा मैनेज कर लें इसको। ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट हुई थी, सक्सिनेट से बनेगा मैलेट। सक्सिनेट से बनेगा मैलेट और ये जो मैलेट का बनना है इसमें वाटर ऐड होता है और जो एंजाइम होता है वो होता है नहीं, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमारेट। फ्यूमारेट पहले और ये जो प्रोस्टेप है इसमें क्या होता है FAD+ से FADH2 फॉर्म होता है और इस स्टेप में भी चूँकि FADH आ गया NADH या FADH आएगा तो तब जो है एंजाइम जो होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और ये फ्यूमारेट फिर कन्वर्ट होगा मैलेट में। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो है फ्यूमारेज और मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में दोबारा और इस स्टेप में दोबारा NAD+ से NADH फॉर्म होगा और एंजाइम का नाम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। वही डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। तो ये थी पूरी क्रब्स साइकिल। इसको जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। ये स्टार्ट होती है ऑक्सैलो एसीटेट से। ऑक्सैलो एसीटेट में एसिटाइल CoA मिलता है और जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो सिट्रेट सिंथेज है। इस ऑक्सैलो एसीटेट से मिलने के बाद वो बन जाता है सिट्रेट। ऑक्सैलो एसीटेट एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिट्रेट एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए साइकिल को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रेट से बनेगा आइसोसिट्रेट। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो एकोनिटेज है और आइसोसिट्रेट से बनेगा ऑक्सैलो सक्सिनेट। यहाँ पर NAD+ से NADH बनेगा तो इसलिए जो एंजाइम का नाम है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सैलो सक्सिनेट से फिर CO2 रिमूव होगा और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो ऑक्सैलो सक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर कन्वर्ट होगा सक्सिनाल CoA में। ये सक्सिनाल CoA जो है इसके बनने में NAD+ से NADH बनेगा और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। सक्सिनाल CoA जो है वो फिर सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और इस स्टेप पर ATP प्रोड्यूस होगी और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से पैदा होने वाली ATP है। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा यहाँ पर वो थायोकाइनेज भी हो सकता है या फिर उसे सक्सिनेट सिंथेज भी कह सकते हैं क्योंकि वो सक्सिनेट को बना रहे हैं। सक्सिनेट से फिर बनेगा फ्यूमारेट और इस स्टेप में FAD+ से FADH2
पैदा होगा। और चूँकि FADH इन्वॉल्व है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा, फ्यूमरेज एंजाइम इन्वॉल्व है और मैलेट से फिर ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और इस स्टेप में भी NAD+ NADH फॉर्म होंगे। तो अगर हम देखें कितने NADH फॉर्म हुए, एक NADH यहाँ पर फॉर्म हुआ, एक NADH यहाँ पर फॉर्म हुआ और एक NADH यहाँ पर। तो टोटल NADH जो फॉर्म हुए वो 3 NADH फॉर्म हुए हैं क्रैब साइकिल में। ये एक जो है वो एसिटाइल CoA से फॉर्म हुए। क्योंकि पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 एसिटाइल CoA प्रोड्यूस होंगे और ये साइकिल 2 दफ़ा चलेगी। एक साइकिल से 3 NADH आ रहे हैं तो 2 दफ़ा जब साइकिल चलेगी तो 6 NADH फॉर्म होंगे। इसी तरह FADH कितने पैदा हो रहे हैं, एक साइकिल में देखें तो एक FADH पैदा हो रहा है और चूँकि ये साइकिल 2 दफ़ा जो है वो रन होगी तो 2 FADH2 भी पैदा होंगे। और ATP कितने पैदा होंगे, एक साइकिल में एक ATP है तो 2 दफ़ा साइकिल होने पर 2 ATP पैदा होंगे। तो ये जो है वो नेट प्रोडक्शन है मुख्तलिफ मालिक्यूल्स की। 6 NADH पैदा होंगे, 2 FADH2, 2 ATP पैदा होंगे। ठीक है, ये थी क्रैब साइकिल। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि नेट ATP की गेन कितनी हुई है, क्योंकि यही NADH और FADH2 जो है वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहाँ से ATP पैदा होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको जो है वो जल्दी से देख लेते हैं, आपको इसको जो है वो ब्रीफली बता दूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो जो NADH बने थे और FADH जो बने थे, NADH2 और FADH2 जो बने थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और ये कॉम्प्लेक्सेस मौजूद किस पर होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की और ये है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट हैं कौन, ये कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसमें मौजूद है FMN और FES। जो NADH है वो सबसे पहले NADH2 किसके पास आएगा, FMN इसको एक्सेप्ट करेगा और इससे हाइड्रोजन लेकर वो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में भेज देगा और उससे इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। उन इलेक्ट्रॉन्स को ये आगे ट्रांसफ़र करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें आगे आयरन सल्फर प्रोटीन को देगा। आयरन सल्फर प्रोटीन उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे दे देगा यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन मैट्रिक्स से 2H+ को पकड़ेगा और उठाकर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ले आएगा। यूबिक्विनोन से फिर आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 2 के पास। ये है कॉम्प्लेक्स 2, इसमें मौजूद है साइटोक्रोम A, आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबिक्विनोन, आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम B। ये कॉम्प्लेक्स 2 में मौजूद है। साइटोक्रोम A, यूबिक्विनोन और आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम B। इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र होते जाएंगे, साइटोक्रोम A से यूबिक्विनोन के पास आएंगे। जब यूबिक्विनोन के पास आएंगे तो यूबिक्विनोन 2H+ को और पकड़ेगा और इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ले आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन आगे FES को दे देगा, वो आगे ट्रांसफ़र होते जाएंगे। फिर आगे आएगा साइटोक्रोम C, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास आएंगे। साइटोक्रोम C के बाद हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 3
में मौजूद है साइटोक्रोम A1 और उसके बाद साइटोक्रोम A3, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स 4 है। साइटोक्रोम 3 में FADH2 से जो है वो हाइड्रोजन को लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली साइटोक्रोम A3 के पास आएंगे। A3 जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करेगा 4H+ मैट्रिक्स से लेगा माइटोकॉन्ड्रिया के, प्लस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा और ये साइटोक्रोम जो है ये बना देगा वाटर। यानी ऑक्सीजन का जो एक्सेप्टर है, फाइनल एक्सेप्टर, वो है साइटोक्रोम A3 और यही वो स्टेप है जहाँ पर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। तो इसमें हुआ क्या है, H+ आयंस इकट्ठे हुए हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। ATP कहाँ पैदा होगा, ATP पैदा होगा केमियोस्मोसिस के ज़रिए। ATP पैदा होगा केमियोस्मोसिस के ज़रिए। और कैसे पैदा होगा, जब ये H+ जो है, ये जो H+ यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ये ATP सिंथेज के ज़रिए, ये 2H+ ATP सिंथेज एक प्रोटीन है जो कि इन H+ को वापस मैट्रिक्स में लेकर आएगा और इस प्रोसेस में ये क्या पैदा करेगा, ATP पैदा करेगा। तो जब ये H+ वापस मैट्रिक्स में आएंगे ATP सिंथेज के ज़रिए पैदा, जब ये H+ वापस आएंगे ATP सिंथेज के ज़रिए केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में, तो ATP पैदा होगा और यही ATP है जो कि NADH और FADH2 से हासिल होता है। अगर हम देखें नेट ATP जो प्रोड्यूस हुए, तो हमने देखा था 4 तो हमने देखा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस थे, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP पैदा हुए थे और 2 NADH2 पैदा हुए थे। फिर जो पायरोवेट से एसिटाइल CoA का बनना था, उसमें भी 2 NADH पैदा हुए थे। और फिर क्रेब्स साइकिल में हमने देखा 6 NADH2 पैदा हुए एंड 2 FADH2 पैदा हुए और 2 ATP पैदा हुए। ठीक है, हर NADH2 से 3 ATP पैदा होते हैं और हर FADH2 से 2 ATP पैदा होते हैं। 2 ATP पर FADH2 किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो अगर हम टोटल ATP की तादाद देखें तो NADH कितने हो गए, 2, 2, 4 और 6, 10 NADH2 प्लस 2 FADH2 प्लस 2 और 2 4 ATP। 2 NADH2, 2, 4 और 6, 10 NADH2, 2 FADH2 और 4 ATP। हर NADH2 जो है इससे 3 ATP पैदा होते हैं और 10 से कितने होंगे, 30 ATP प्लस FADH2 से 2 ATP पैदा होते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 to the 4 ATP यहाँ से पैदा होंगे और 4 ATP है। तो नेट गेन जो है वो है 38 ATP। तो ये था सारा रेस्पिरेशन।